हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित एसए और जीएस का सीरीज करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग नेक्स्ट अर्थात 12वां निबंध देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 11 निबंध करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे देख लेंगे। दोस्तों ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे काफ़ी अच्छे से करेंगे जिसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर प्राप्त होगा। दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि हमारे कंटेंट और लिखने का तरीका को देखकर आप वैसे ही लिखने का प्रयास करेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट पूरी तरह पॉइंट होता है, आपको भी देखकर पता चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। अब देखिए सबसे पहले टॉपिक का हम लोग मतलब समझेंगे। साहित्य समाज का दर्पण है। मतलब साहित्य का मतलब क्या होता है? ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि साहित्य का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूछता हूँ कि साहित्य का मतलब क्या होता है। इसका मतलब समझेंगे फिर दर्पण का मतलब समझेंगे। बट आप लोग को पता होगा, बट फिर भी मैं अपने स्तर से इसको समझा देता हूँ। देखिए साहित्य वह लेखन या रचनात्मक अभिव्यक्ति है जो समाज संस्कृति को, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है। यह कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, निबंधों आदि के रूप में एक प्रकार से व्यक्त होता है, मतलब व्यक्त किया जाता है इस रूप में। अब देखिए दर्पण का मतलब क्या होता है? मतलब जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता हो। यहाँ पे देखिएगा इसका रूपक के तौर पे प्रयोग किया गया है। मतलब समाज की सच्चाई को दर्शाने के लिए, साहित्य को मतलब दर्शाने के लिए यहाँ दर्पण का रूपक के तौर पे प्रयोग किया गया है ना। तो आप टॉपिक को समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यह क्या आपसे चाह रहा है। इसको दूसरे संदर्भों में भी एक बार देख लेते हैं। साहित्य समाज का दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समाज की सच्चाइयाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, संघर्ष और बदलाव सभी का चित्रण होता है। जिस जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति का असली रूप दिखाता है, उसी प्रकार साहित्य भी समाज का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करता है। अब आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि यह कहना क्या चाहता है। अब चलिए शुरू करते हैं। भूमिका से शुरू करेंगे आप। हर लफ्ज में बसी है समाज की सच्चाई, साहित्य है आईना दिखाए परछाई। मतलब इस पंक्ति का अर्थ है साहित्य में समाज की सच्चाइयाँ समाई होती है। साहित्यकार अपने शब्दों के माध्यम से समाज के हालात, समस्याएं और वास्तविकता को उजागर करते हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई दर्पण हमारी छवि को साफ साफ दिखाता है ना। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि साहित्य किसी समाज का प्रतिबिंब होता है। यह न केवल समाज की सच्चाई को दर्शाता है बल्कि उसमें व्याप्त अच्छाई और बुराई को भी उजागर करता है। आप देखेंगे कि साहित्य कैसे मतलब इसको उजागर करता है। देखिए साहित्य समाज की परछाई होता है क्योंकि यह समाज के विचार, संस्कृति, परंपरा, संघर्ष, जो बदलाव होता है उन सभी को दर्शाता है। आप देखेंगे साहित्यकार अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त अच्छाइयाँ और बुराइयाँ को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, जिससे हमें समाज को समझने में काफ़ी हद तक मदद प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य हमारे विचारों को दिशा दिशा देता है और हमें सही गलत की पहचान कराता है ना। अब देखिएगा कि साहित्य हमारे विचारों को कैसे दिशा देता है। अब देखिएगा साहित्य हमें सोचने और समझने की शक्ति देता है। यह हमें अच्छे बुरे का भेद सिखाता है और नैतिकता, सत्य, प्रेम, त्याग और कर्तव्य जैसे मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। आप देखेंगे साहित्यिक जो रचनाएं होती है हमें एक प्रकार से नई दृष्टि प्रदान करती है और हमारे विचारों को सही दिशा देने का काम करती है और एक बेहतर समाज के निर्माण में मदद करता है। जिस प्रकार दर्पण हमारे चेहरे का सही प्रतिबिंब दिखाता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य समाज की सच्ची तस्वीर पेश करता है। अब देखेंगे कि साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज का असली हालात दिखाता है, चाहे वह आर्थिक असमानता हो, जातिवाद हो या किसी भी प्रकार का भेदभाव हो या कोई भी समस्या हो। साहित्य समाज में व्याप्त बुराइयों को सामने लाकर एक प्रकार से सुधार की प्रेरणा देता है। मतलब उसका सच्ची तस्वीर पेश करके समाज को यह सीख देता है कि समाज की वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए, है ना। अब देखिए फिर पैरा चेंज करेंगे। साहित्य के दर्पण में दिखती जीवन की परछाई है, शब्दों में बसी जो बातें वही तो सच्चाई है।
कहने का मतलब है कि साहित्य में वही बातें होती है जो वास्तविक जीवन में घटती है। इसमें समाज की अच्छाई, बुराई, सुख दुख, संघर्ष और सच्चाइयाँ व्यक्त की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य हमारे जीवन का प्रतिबिंब होता है। फिर जब इतना लिख लेंगे तो आपका एक बेहतर भूमिका हो गया, और फिर इसको हम विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में मतलब पैराग्राफ चेंज कर करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पैरा चेंज करके। नेक्स्ट, साहित्य समाज का इतिहास, इस संदर्भ में इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हर युग का साहित्य उस समय की घटनाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं और लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक साहित्य समाज के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है। अब देखिएगा कि समाज जो है मतलब हर युग का साहित्य, मतलब जिस समय का वह साहित्य हो, वह उस समय की सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, उस समय के लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी, हमें यह दिखाता है, और उससे हमें यह सीख प्रदान करता है। इसीलिए कहा, महाभारत और रामायण में तत्कालीन समाज के आदर्शों का वर्णन मिलता है। अब देखिएगा, उस समय के कोई भी साहित्य हो, महाकाव्य हो, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आप उस समय के समाज की तत्कालीन परिस्थितियों से रूबरू होते हैं, और उसकी अच्छाइयों और बुराइयों से सीख लेकर आने वाले समय में मतलब समाज को एक प्रकार से सही दिशा देने का काम करते हैं। मतलब व्यक्ति अतीत से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य को सुधारने का प्रयास करता है ना। तो वही चीज एक प्रकार से समाज में भी लागू होता है। अब देखिएगा, वहीं कबीर, तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं में समाज को दिशा देने वाले विचार प्रकट होते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी ये लोग महान कवि और साहित्यकार थे, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसको विरोध करने का काम किया इन लोगों ने, और एक प्रकार से नया संदेश देकर समाज को मतलब ना बेहतर करने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि पैरा चेंज करके फिर लिखेंगे कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में उस समय के समाज दर्शन और जीवन शैली की झलक मिलती है ना। जैसे देखिएगा कि उपनिषदों में आपको बहुत अच्छे अच्छे लाइन मिलेंगे जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या है। जैसे कि उपनिषद में एक लाइन है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव मूलतः ब्रह्म ही है और ब्रह्म का ही वह अंश है। मतलब इसको अगर हिंदी में हम मतलब बताए तो आपको उस समय की परिस्थितियों और उस समय की वास्तविक स्थितियों से इन सब चीज़ें काफ़ी हद तक रूबरू कराने का प्रयास करती है। इसीलिए कहा जाता है कि यह समाज को एक प्रकार से उस समय की मतलब एक प्रकार से समाज जो है दर्शन और जीवन शैली की मतलब झलक दिखलाती है। मतलब कौन सा झलक दिखलाती है? साहित्य दिखलाती है ना। इसके बाद भक्ति काल में संतों ने साहित्य के माध्यम से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। अब देखिएगा कि कैसे भक्ति काल के संतों ने अपने भजनों, दोहों के माध्यम से एक प्रकार से देखिएगा समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और भेदभाव का विरोध किया और प्रेम, भक्ति और एक प्रकार से प्यार का संदेश दिया। आप कबीर को देख लीजिए, तुलसीदास को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, गुरु नानक को देख लीजिए। इन लोगों ने अपनी रचनाओं से समाज को एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम किया, एक प्रकार से प्रेरित करने का काम किया। आप मॉडर्न युग में आ जाइए, मॉडर्न युग में आधुनिक काल में प्रेमचंद को देख लीजिए, शरद चंद्र को देख लीजिए, महादेवी वर्मा को देख लीजिए, दिनकर जैसे महान साहित्यकारों को देख लीजिए। इन सभी ने समाज में फैली कुरीतियों को उजागर कर समाज के सुधार के दिशा में एक बेहतर कदम उठाया। अब प्रेमचंद को थोड़ा सा आप मतलब देखेंगे मतलब कैसे, मतलब एक पहले हम सामूहिक रूप से देख लेते हैं कि कैसे साहित्यकारों ने किया। अब देखिएगा कि आधुनिक काल में जो साहित्यकार थे, समाज का जो व्याप्त बुराइयां थी जैसे विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जातिवाद, गरीबी, शोषण या महिलाओं की दशा, इन सारी समस्याओं को अपने लेखन में उठाया। आप प्रेमचंद को देख लीजिए, महादेवी वर्मा को देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद को देख लीजिए, अज्ञेय को देख लीजिए। इन सभी साहित्यकारों ने समाज में सुधार के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण करने का काम किया, है ना। अब देख लीजिए प्रेमचंद को हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्रेमचंद की कहानियां देखिएगा समाज की सच्चाइयों को उजागर करती है। उनकी रचनाओं में गरीबी, जातिवाद, किसानों की बदहाली, शोषण और अन्याय का एक प्रकार से देखेंगे यथार्थ चित्रण मिलता है। यथार्थ मतलब वास्तविक। गोदान को आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो कभी पढ़कर देखिएगा। गोदान और पंच परमेश्वर जैसी कहानियां हमें समाज में एक प्रकार से बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। आप दिनकर जी को देखिएगा
तब देखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं देशभक्ति, संघर्ष और साहस को दर्शाती है। अब देखिएगा इनकी रचनाएं युवाओं को बहुत ही प्रेरित करती है और वे अन्याय के विरुद्ध बड़े पैमाने पर आवाज उठाते हैं, जिसका हमें साहित्य के माध्यम से देखने को मिलता है। मतलब साहित्य एक प्रकार से समाज का दर्पण के रूप में काम करती है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भगत सिंह के लेख, सुभाष चंद्र बोस के भाषण और गांधी जी की आत्मकथा ने समाज को नई दिशा देने का काम किया। अब देखिए, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में साहित्य की बहुत ही बड़े पैमाने पर भूमिका थी। साहित्य ने लोगों के अंदर एक चेतना का जागरण किया, उनके अंदर आत्म भाव जो था उसको एक प्रकार से उन्होंने जगाया और यह बतलाने का काम किया कि आप जागो, उठो और अपने लिए संघर्ष करो। आप भगत सिंह का लेख को पढ़ लीजिए, चाहे सुभाष चंद्र बोस के भाषण देख लीजिए, चाहे गांधी जी ने अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास किया, समाज में नई चेतना देने की प्रयास किया। और इसीलिए हिंदी साहित्य में देखेंगे कि मतलब विभिन्न प्रकार से जो हमारे साहित्य के माध्यम से रचनाएं जो मिलती है, चाहे हम उसे पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को एक नए तरीके से दिशा देने का काम करती है। अब प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक विषमताओं को उजागर करती है, जबकि निराला और दिनकर की कविताएं समाज को प्रेरणा प्रदान करती है। अब देखिएगा, प्रेमचंद की कहानियां ना समाज का एक प्रकार से बहुत ही यथार्थ वर्णन करती है, शोषण अन्याय का यथार्थ चित्रण करती है और इसके आधार पे ना इसको समझ के हमें समाज में एक प्रकार से बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देख लीजिए, है ना, इनकी रचनाएं आप देखिएगा तो नारी स्वतंत्रता, समाज सुधार, स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रकार से ना ये संदेश देने का काम करती है, बदलाव देने का काम करती है। वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। दिनकर देखिएगा, इनकी कविताएं में ना राष्ट्रवाद से प्रेरित होती है, एक प्रकार से संघर्ष साहस को दर्शाती है और इससे कहीं ना कहीं समाज को एक प्रकार से प्रेरणा प्राप्त होती है। जब इतना बताएंगे तो फिर आप पैरा चेंज करेंगे और फिर आप लिखेंगे कि कलम की, देखिए, कलम की ताकत से बढ़कर कुछ भी नहीं संसार में, साहित्य जो बोलो प्रेम से बदलाव लाए हर द्वार में, है ना। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा, इसको हम लोग पहले देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, लेखनी की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तलवार या युद्ध में परिवर्तन तलवार या युद्ध जो परिवर्तन नहीं लाता है, वह परिवर्तन साहित्य लाती है। आप देखेंगे कि अस्थायी बदलाव चाहे किसी भी फील्ड में हो, प्रेम हो या विचार हो या जीवन शैली हो, यह साहित्य के माध्यम से ही आता है। जब साहित्य प्रेम, करुणा और सद्भाव की भाषा बोलता है तो यह लोगों के दिलों तक पहुंचता है और हर समाज में बदलाव लाने के लिए एक प्रकार से उत्प्रेरित करने का काम करता है ना। जब इतना आप बताएंगे तो फिर पैरा चेंज करके साहित्य समाज का मार्गदर्शक कैसे, इस परिप्रेक्ष्य में आप दिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, साहित्य केवल समाज को दिखाता ही नहीं बल्कि उसे सुधारने का कार्य भी करता है ना। अब कैसे समाज को साहित्य एक प्रकार से आईना दिखाता है? साहित्य केवल समाज की सच्चाई को दर्शाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज में सुधार भी लाता है। जब कोई साहित्यकार किसी सामाजिक बुराई या समस्या को आप देखेंगे अपनी रचनाओं के माध्यम से जब उजागर करता है तो इससे समाज के अंदर एक प्रकार से जागरूकता का भाव पैदा होता है और सुधार की दिशा में समाज के लोग खुद ही कदम उठाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे प्रेमचंद की कहानियां किसानों की स्थिति सुधारने की प्रेरित करती है। आप महादेवी वर्मा को देखेंगे तो उन्होंने स्त्री के अधिकारों की वकालत की, है ना। अब देखिएगा, प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक कुरीतियों पर चोट करती है, वहीं दिनकर की कविताएं वीर रस से भरकर समाज में जोश और उमंग जगाती है। महादेवी वर्मा ने स्त्री अधिकारों पर जोर दिया है। वहीं आप देखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा दी है। अब देखिएगा प्रेमचंद कैसे जैसे कि चोट करते हैं मतलब सामाजिक कुरीतियों पर। अब देखिएगा कि उनकी रचनाओं में जातिवाद, गरीबी, दहेज प्रथा, शोषण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर आवाज उठाया गया है। गोदान को आप पढ़े हैं, नहीं तो आप कभी देखिएगा, गोदान में किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। निर्मला एक उनका उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा का विरोध किया गया है। उनकी लेखनी ने एक प्रकार से समाज को जागरूक किया और बदलाव को बड़े पैमाने पर प्रेरित किया। आप महादेवी वर्मा को देख लीजिए, महादेवी वर्मा न अपनी रचनाओं से नारी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और उनके अधिकारों की बात की। उनकी कविताओं ने एक प्रकार से ना महिलाओं को आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देती है ना। हरिवंश राय बच्चन को देख लीजिए, आप कहने का मतलब कि इन्होंने अपनी रचनाओं से समाज को आशावादी बनने का
प्रेरणा दिया। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। मधुशाला, इसमें इन्होंने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और आशावादी बनने का संदेश दिया। कहने का मतलब है कि इनकी जो कविताएं थी वह संघर्षशील व्यक्ति को निराशा से उबरने का कार्य करती है, मतलब उसको उससे उबरने का प्रेरणा प्रदान करती है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और फिर आप बताएंगे कि महात्मा गांधी ने अपने लेखों और आत्मकथा के माध्यम से सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने साहित्य के माध्यम से देशभक्ति का संचार किया। तो एक प्रकार से आप देखेंगे साहित्यकारों ने बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अब देखिए महात्मा गांधी को ही लेते हैं। महात्मा गांधी अपने लेखों से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के अंदर एक नया चेतना जागरण करने का प्रयास किया, उनको जगाने का काम किया कि आप अपने अधिकारों के लिए उठो और लड़ो। वहीं जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने समाज में क्रांतिकारी भाव पैदा किया अपनी लेखनी से, अपनी भाषण से, वह कहीं ना कहीं समाज को एक प्रकार से जागृत करके और स्वतंत्रता संघर्ष को तेज करने का काम किया, और उसकी परिणति हमें देश की आज़ादी के रूप में मिली। तो इसमें साहित्य का एक प्रकार से बड़े पैमाने पर योगदान माना जाता है ना। इसीलिए साहित्यकारों की लेखनी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अब आप देखिए इन्होंने कैसे, आप देखिए मैथिली शरण गुप्त को देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर को देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद को देख लीजिए। इन्होंने अपनी लेखकों से क्रांतिकारियों का समर्थन किया। एक कहावत, एक लाइन है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जैसी कविताएं देखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा बनी। साहित्य ने लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता संघर्ष को साहित्य ने नया दिशा दिया, नया प्रेरणा दिया, उत्प्रेरित किया। इस प्रकार से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि साहित्य समाज में फैली असमानता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं को साहित्य ने सदैव उजागर किया है। अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई है। हमने विभिन्न रचनाकारों के बारे में आगे पीछे हम लोग देखें कि उन्होंने कैसे अपनी रचनाओं से समाज की विपरीत स्थिति अर्थात उनके शोषण और समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया और समाज को एक प्रकार से बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करने का काम किया। तो ये साहित्य के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, और यह सिर्फ अतीत के चीज़ों को सिर्फ दिखाती ही नहीं है, बल्कि अतीत से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का हमें संदेश भी देती है। और फिर पैरा चेंज करेंगे कि साहित्य जब अध्यात्म से जुड़ता है तो यह समाज को केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर भी दर्शाता है। आध्यात्मिक साहित्य मानवीय मूल्यों, नैतिकता और आत्मचिंतन को उजागर करता है। इस प्रकार देखेंगे साहित्य अध्यात्म के माध्यम से समाज का दर्पण बनकर उसे सही राह दिखाता है। अब देखिए कि साहित्य और अध्यात्म, साहित्य का अध्यात्म से कैसे मतलब जुड़ाव है। देखिए आध्यात्मिक साहित्य केवल समाज की बाहरी स्थिति नहीं दिखाता बल्कि आत्मा, मन और चेतना के स्तर पर भी मार्गदर्शन करता है। देखिए व्यक्ति का बाहरी स्तर पर मार्गदर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को चेतना के स्तर पर मार्गदर्शन करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे संत कबीर, तुलसीदास, ओशो जैसी लेखकों की रचनाएं जो है मनुष्य की इंटरनल थॉट पे मतलब आंतरिक विकास की बात करती है। जब साहित्य ध्यान, भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान की बात करता है तो यह व्यक्ति के आंतरिक रूपांतरण में मदद करता है, मतलब व्यक्ति को चेंज करने का प्रयास करता है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह आईना बनकर समाज को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाता है और उसे बेहतर बनाने का एक प्रकार से वह प्रेरित करता है। फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में साहित्य विविधता का संगम कैसे, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साहित्य केवल एक विचारधारा तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसमें हर क्षेत्र, संस्कृति और हर भावना को स्थान मिलता है। आप देखेंगे इसमें हास्य, व्यंग, प्रेम, भक्ति, देशभक्ति और सामाजिक सुधार जैसे विभिन्न रंग होते हैं। अब देखिए साहित्य केवल किसी एक वर्ग, जाति, धर्म या विचारधारा तक सीमित नहीं होता। आप देखेंगे इसमें प्रेम, राजनीति, समाज, संस्कृति, धर्म, विज्ञान, दर्शन और मानवता जैसे हर क्षेत्र की बात शामिल होती है। यही कारण है कि साहित्य विश्वव्यापी होता है और यह हर युग, हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक रहता है। मतलब हर वर्ग के लोगों को यह प्रेरित करने का काम करता है और उनको प्रेरणा प्रदान करता है।
अब फिर लिखेंगे कि रसखान की रचनाओं में कृष्ण भक्ति की गहराई है, वही जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्र प्रेम का भाव है। वहीं मीर और गालिब की शायरी दिल को छू लेने वाली होती है, तो प्रेमचंद की कहानियां आम आदमी के जीवन का चित्रण करती है। अब देखिए, रसखान, आप देखिएगा कि ये मुस्लिम होते हुए भी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे अपनी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की अद्भुत झलक दिखाई। आप देखेंगे उनकी रचनाएं प्रेम और समर्पण का एक प्रकार से प्रतीक मानी जाती है। वहीं आप जयशंकर प्रसाद को आप देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आपको देखेगा देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का उजागर मिलता है। इनकी एक रचना है बहुत ही फेमस, कामायनी। इसमें भारतीय संस्कृति और गौरव का एक प्रकार से संदेश देता है यह रचना जो है। आप देखिएगा दिनकर को ही देख लीजिए, दिनकर भी राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देते हैं। आप देखिएगा कि मीर गालिब, उस समय एक गालिब शायर थे। आप देखिएगा कि ये अपने शायरी से इंसान के दर्द, मोहब्बत, विरह और जिंदगी की एक प्रकार से यह कड़वी सच्चाई को बड़ी गहराई से दर्शाते हैं। और अपने शायरी के माध्यम से देखिएगा ये भावनाओं की सच्चाई और जीवन के गहराइयों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से यह समाज को एक प्रकार से बेहतर रास्ता या मार्ग दिखाने के लिए यह प्रेरित करती है। इसलिए अब फिर पैरा चेंज करेंगे। आज के युग में भी साहित्य समाज के हर पहलू को दर्शाता है। फिल्मों, नाटकों, उपन्यासों और कहानियों और कविताओं के माध्यम से साहित्य निरंतर समाज को आईना दिखाने का प्रयास करती है। कहने का मतलब है कि साहित्य जो होता है ना, दुनिया को मतलब इस अभिव्यक्तियों से या रचनाओं से यह संदेश देने का काम करती है और प्रेरित करने का काम करती है कि आप कैसे अपने समाज को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, अतीत से आप क्या सीख ले सकते हैं, वर्तमान को कैसे बना सकते हैं, भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए हमें एक आईना दिखाने का काम करता है। जैसे कि व्यक्ति जब कहीं जाता है तो जब आईने के सामने आता है तो अब देखता है कि हमारा बाल सही है कि नहीं, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, और उस तरीके से अगर वह फिर अपने चेहरे या बालों को सुधारता है, वैसे ही समाज को एक प्रकार से साहित्य ना वैसे ही दिखाता है कि आपके सामाजिक संदर्भों में, रीति रिवाजों में क्या सही है क्या गलत है, उससे सीख लेकर आप समाज को सही दिशा दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य निरंतर समाज को आईना दिखाने का काम करता है। अब फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि हर शब्द में बसी है दुनिया, हर किताब में संसार, साहित्य ही दिखलाता हमको जीने का सच्चा आधार। इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है साहित्य केवल कल्पना नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक प्रकार से सत्य है। प्रत्येक शब्द और हर किताब में जीवन की सच्चाइयाँ छिपी होती है, बस उसको समझने वाला व्यक्तित्व चाहिए आपके पास। इसीलिए कहा जाता है साहित्य ही हमें सही दिशा दिखाता है और जीने की एक प्रकार से कला सिखाता है। साहित्य का मानव समाज के लिए बहुत ही बेहतर योगदान है और साहित्य हमें हमेशा प्रेरित और उत्प्रेरित करने का काम करती है। फिर आप इसे चेंज करेंगे पैराग्राफ, और इसमें साहित्य समाज का आईना कैसे, इस संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पैरा चेंज करके आप लिखेंगे साहित्य समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी साधन है ना। यह रूढ़ियों को तोड़ता है, नई सोच को जन्म देता है और समाज की तरक्की की ओर ले जाता है। जब समाज में अंधविश्वास और भेदभाव बढ़ जाते हैं तब साहित्यकार अपनी कलम से जागरूकता फैलाते हैं। कहने का मतलब है कि साहित्य के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का एक बहुत ही मजबूत प्रभावी साधन है, क्योंकि यह समाज को एक प्रकार से अंदर से समझाने और प्रेरित का काम करता है। आप एक चीज़ देख लीजिए, कोई व्यक्ति कोई चीज़ वस्तु जब आपको अंदर से प्रेरित करेगी तो आप उस चीज़ को करने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं। वही काम साहित्य करती है। साहित्य ना हमें अंदर से जागृत करने का प्रयास करती है, हमारी चेतना को ना एक प्रकार से नई दिशा देने का काम करती है, और जितने भी समाज में अंधविश्वास या रूढ़ी हैं उसको समाप्त करके अच्छे चीज़ों को अपनाने का प्रेरित करती है। और यही काम साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे समाज में फैली असमानता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं को साहित्य ने सदैव उजागर किया है। अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब देखिएगा कि साहित्यकार जो होते हैं अपनी रचनाओं से कैसे उठाते हैं। मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में सामाजिक बुराई हो, जैसे सामाजिक बुराई क्या होता है, जैसे दहेज प्रथा हो गया, जातिवाद हो गया, बाल विवाह हो गया, शोषण हो गया, अशिक्षा हो गया, इन सब के विरुद्ध आवाज़ उठाएं।
इन्होंने इनके विरुद्ध आवाज़ उठाकर इसको बेहतर, इसको इसमें सुधार करने का प्रेरित किया। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ लोगों का, प्रेमचंद। प्रेमचंद ने किसानों और गरीबों की दुर्दशा को उजागर किया। महादेवी वर्मा ने नारी अधिकारों पर बल दिया। हरिवंश राय बच्चन ने संघर्ष और आशावाद का संदेश दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने स्वतंत्रता और न्याय की बात की। कहने का मतलब है कि साहित्य हमें सिर्फ समाज को रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि उसमें सुधार लाने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। जब इतना बताएंगे तो फिर नेक्स्ट पैरा चेंज करेंगे और फिर बताएंगे कि साहित्य और आज का समाज, इस संदर्भ में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आज के डिजिटल युग में भी साहित्य की महत्ता बनी हुई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य अधिक व्यापक रूप से प्रसारित हो गया है। आप देखेंगे ब्लॉग, ई बुक्स, ऑनलाइन पत्रिकाएं और सोशल मीडिया पर साहित्य के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। अब देखिए, दुनिया भले ही डिजिटल हो गया, लेकिन साहित्य की महत्ता आज भी कम नहीं हुई है। आप देखेंगे किताबें, उपन्यास, कविता, कहानियाँ आज भी लोगों को उतना ही प्रेरित करती है जितना पहले करती थी। बस फर्क इतना है कि अब साहित्य डिजिटल रूप में उपलब्ध है, जैसे ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, ब्लॉग और ऑनलाइन लेखन के माध्यम से। लेकिन साहित्य आज भी हमें सोचने और समझने और सीखने की शक्ति देता है। अब फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे, यद्यपि आज के समय में साहित्य की परिभाषा थोड़ी बदल गई है, फिर भी इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। साहित्य समाज को जागरूक बनाने का कार्य करता है और इसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। अब देखेंगे, पहले साहित्य केवल किताबों, पत्रिकाओं, रचनाओं तक सीमित था, लेकिन आज इसका स्वरूप बदल गया है। आज के दौर में साहित्य सोशल मीडिया, पोस्ट, ब्लॉग और कहने का मतलब है पॉडकास्ट के रूप में, कंटेंट के रूप में हमारे पास मौजूद है। हालांकि इसकी अभिव्यक्ति का तरीका बदला जरूर है, लेकिन इसकी उपयोगिता आज भी वही बनी हुई है। यानी यह आज भी लोगों को ज्ञान, प्रेरणा और नई सोच प्रदान करता है। मतलब कहते हैं ना कि सदाबहार, तो साहित्य हमेशा सदाबहार है, चाहे दुनिया किसी भी तरीके से परिवर्तित हो जाए, लेकिन साहित्य का अपना जो रोल है वो हमेशा बना रहेगा। जब इतना लिखेंगे तो निबंध का आपका मेन बॉडी हो गया। फिर आप इसका एक बेहतर निष्कर्ष बता देंगे तो आपका एक बेस्ट निबंध हो जाएगा। तो चलिए एक निष्कर्ष देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि निष्कर्ष इसका हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए, इस प्रकार से निष्कर्षतः कह सकते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज का मार्गदर्शक और परावर्तक भी है। कहने का मतलब है कि साहित्य समाज को दिशा देने का काम करता है। यह हमें सही गलत का भेद सिखाता है, सामाजिक बुराइयों को उजागर करता है और अच्छे बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। आप देखेंगे, साथ ही एक प्रकार से उसके लिए प्रेरणा तो देता ही है, यह नई विचारों को जन्म देकर समाज में सुधार लाने का कार्य भी करता है। इसीलिए इसे समाज का मार्गदर्शक और परावर्तक या प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। यह हमारे अतीत से जोड़ता है और वर्तमान की समस्याओं को भी दिखाता है और भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, अतीत से कैसे जुड़ता है। आप देखेंगे, साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरानी कहानियाँ और महाकाव्य जो है वो हमारे पूर्वजों का जीवन और संघर्ष और मूल्यों से परिचित कराते हैं, तो हम जुड़ते हैं। फिर वर्तमान देखिए कैसे जुड़ता है। देखिए, साहित्यकार अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को अपनी राजनीति में उजागर करता है। तो कहने का मतलब वर्तमान की समस्याओं को यह दिखाता भी है और भविष्य के मार्ग को कैसे प्रशस्त करता है यह दिखाता है। अब देखेंगे, साहित्य न केवल समस्याओं को दिखाता है, बल्कि उनके समाधान का मार्ग भी सुझाता है। यह हमें आगे बढ़ने और भविष्य को बेहतर करने का एक प्रकार से प्रेरणा भी प्रदान करता है ना। जब इतना लिखेंगे तो उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि साहित्य जितना समृद्ध होगा, समाज भी उतना ही विकसित और संवेदनशील बनेगा। इसलिए हमें साहित्य का सम्मान करना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जब इतना आप लिखेंगे तो आपका मतलब बेस्ट निबंध हो गया। और इसका अंत हम लोग कैसे करेंगे कि साहित्य से जुड़ो तुम साथी, यही ज्ञान की खान, शब्दों में छुपी रोशनी कर देगी जीवन आसान। कहने का मतलब है, साहित्य ज्ञान का खजाना है। अगर हम साहित्य से जुड़े रहते हैं तो यह हमें सही मार्ग ही नहीं दिखाता, बल्कि हमारे विचारों को भी विकसित करता है और एक प्रकार से यह जीवन को समझने में मदद भी करता है। साहित्य में ऐसे विचार होते हैं जो हमारी परेशानियों को एक प्रकार से हल करने का मार्ग भी सुझाता है। इसीलिए जीवन ना काफ़ी आसान हो जाता है।
लास्ट में आप यह दिखा देंगे कि इस प्रकार चाहे समय कितना भी बदल जाए, साहित्य हमेशा मानव जीवन के लिए आवश्यक रहेगा। दोस्तों, यह एक बहुत ही बेस्ट निबंध हो गया। आप इसको एक दो बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा और कैसे स्टेप बाय स्टेप सारे संदर्भों में दिखाने का मैं प्रयास किया हूं, और आप इसको देखकर सीखकर ऐसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहाँ पे आपको PDF मिलते रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको अगला क्वेश्चंस या ऐसे का वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।